अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। एज यूजुअल वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हमेशा बहुत अच्छी खबरें लेकर आते हैं हसनैन साहब। आज आपके पास क्या है? आज मेरे पास अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कल मैंने दो चीजें एंजॉय की हैं। रात 9 से लेके 2 बजे तक मैच हुआ और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के माबेन मैच हुआ। साउथ अफ्रीका जब खेल रहा था तो लग रहा था कि वो T20 क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसी मैच में पाकिस्तान टीम ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि T20 क्रिकेट को किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में तब्दील किया जाता है, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के 2 महान ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आए और उन्होंने कमाल कर दिया। बाबर आजम तो बगैर कोई खाता खोले चले गए वापस, 4 गेंदें उन्होंने ज़ाया की, 0 पे आउट हुए। कहा यह जा रहा था कि साइम अयूब के साथ कोई ओपनिंग करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर और रिजवान हमें ओपनिंग करते हुए नजर आए। और फिर रिजवान ने क्या कमाल इनिंग्स खेली, एक एंड पे टुक टुक करते रहे, साथ से साइम अयूब को आउट करवाया, उस्मान खान को आउट करवाया, तैयब ताहिर को आउट करवाया, शाहीन शाह अफरीदी को आउट करवाया, सबको आउट करवाया, लेकिन उनकी टुक टुक खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने 42 गेंदों पे सिर्फ 36 रन बनाए। 42 गेंदों का मतलब यह है कि 7 ओवर्स में 36 रन बनाए। दूसरी तरफ अगर इंटेंट की बात की जाए, 40 गेंदों पे 82 रन बनाए डेविड मिलर ने, और इसी तरह से मिलर के साथ 24 गेंदों पे 48 रन बनाए लिंडे ने, जिन लिंडे को बाद में उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन मिलर की जो इनिंग्स थी वो हमारे लिए रोड मैप होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कोई टुक टुक वाली पॉलिसी है। शायद रिजवान साहब ने अपनी 50 बनानी थी, शायद उन्होंने साबित करना था कि मैं वाहिद प्लेयर हूं जो टीम में 50 बनाता हूं और इस टीम में रहता हूं। रिजवान साहब ऐसे नहीं है, आपको इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी होगी और साथ वाले बच्चों को भी साथ खिलाना होगा। या तो आप कहते थे हाँ ठीक है इसको रोक दे, इसको मार दे, और साथ में जब आप टुक टुक करते थे प्रेशर दूसरों पे चला जाता था और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच हार गया। इस मैच के हवाले से गजल हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 10 बजे। ऐसा ही है। और जिस तरह आपने बाबर और रिजवान की हसनैन बात की है, बहुत सारी डिबेट हुई है कि शायद चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर से और इतनी तनकीद बाबर पर, उसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस देना समझ से बाहर है। लेकिन खैर आगे चलकर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, हमारा एक प्रॉपर सेगमेंट भी है इसके ऊपर। अब सबसे पहले हम बात कर लें अपनी स्टोरीज के हवाले से, अगर आपकी इजाजत हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात की तैयारी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि चीन की एक कंपनी ने पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात की तैयारी के लिए प्लांट कायम करने का ऐलान किया है। ये मंसूबा जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की चीन के दौरे के दौरान ज़राअत के शोबे में इश्तराक के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा चीन के दौरे पर हैं और बहुत से MOUs पर दस्तखत भी हुए हैं। लग तो ऐसे ही रहा है कि पंजाब बहुत तरक्की करने वाला है। बिल्कुल ऐसी है। MOUs की बात की जाए, खवातीन के हवाले से बात की जाए, तो पंजाब की इस तरह की खबरें जरूर आती हैं। हमें लगता है कि पंजाब तरक्की कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा। क्या आने वाली गवर्नमेंट यही कहेगी कि पंजाब पस्तियों में चला गया? क्या हमें पंजाब में वही खराबियां नजर आएंगी जो कि हम इससे पहले देख रहे थे? ये अब वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो इनिशियली हमारे पास खबरें आ रही हैं, बहुत ही अच्छी खबर है कि ज़रई शोबे के ऊपर हम रोबोटिक आलात के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मेरी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये मुद्दमाना गुजारिश होगी कि जो पंजाब को काटा जा रहा है, जो वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनके हवाले से भी थोड़ा सा काम कर लें। कम से कम इन सोसाइटियों पे पाबंदी लगा दें। एक आध कोई ऐसी सिटी हर जगह पे बना दे जिसको थोड़ा सा राइज करके आप राइज बिल्डिंग का अमल शुरू करें। इस तरह जब ये फैलता जाएगा तो यकीनी तौर पे ज़राअत में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो फिर ज़मीन बेचने पे लेंगे, क्योंकि ज़राअत से तो उतने पैसे नहीं आते जितना ज़मीन बेचने से आते हैं। लेकिन ये आपने जो खबर बताई अच्छी खबर है। और आगे मैं आपको बताता हूँ एक और अच्छी खबर, ये भी लाहौर से है। डॉक्टर जुबैर खालिद का आलमी एजाज। डॉक्टर जुबैर खालिद जो कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर जुबैर खालिद ने माहौलियाती मॉडलिंग में गॉर्डन बेल प्राइज जीतकर पाकिस्तान का पहला एजाज हासिल किया। अच्छा, इस अवार्ड के हवाले से अगर बताऊं आपको, तो ये सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, और जो इनकी खिदमात की वजह से डॉक्टर साहब को दिया गया। और उस नोबेल प्राइज को डॉक्टर साहब ने जब लिया तो उनकी जो रिसर्च थी, उनके साइंसदानों की रिसर्च थी, उनकी जो रिसर्च थी, इस वजह से उनको दिया गया। और ये सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को गैर मामूली मसाइल के हल में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जुबैर खालिद ने इस कामयाबी का सेहरा अपनी टीम और इदारे को दिया और कहा कि ये अवार्ड तमाम पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। मतलब इस स्टोरी के बाद हमें यही पता चलता है कि आप टीम वर्क के साथ ही काम कर सकते हैं। अगर विजुअल होकर काम करेंगे तो आपका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि रिसर्चर्स
बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, जिस तरह से नाम कमाया और टीम का जिक्र किया और कहा कि अपनी टीम जो जीत का सहरा है मैं अपनी टीम को देता हूँ, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि टीम वर्क आपको जो है कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। ऐसे ही इससे आप ये भी सबक हासिल करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको जो खबर देंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त भी है, लेकिन एक सूरत हाल से देखा जाए तो थोड़ी सी ये शॉकिंग भी होगी। जो लोग अमेरिका जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, यूएस में ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात नेशनलिटी वहाँ की लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कौन नहीं डोनाल्ड करता? ट्रम्प, हाँ, किसी नहीं जाना। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत के पहले दौर के मंसूबों का ऐलान कर दिया गया। आपको पता है कि जिन्होंने अभी 20 जनवरी को अपना हलफ उठाना है और उससे पहले जो वो मंसूबे सामने लेकर आ रहे हैं, अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के लिए वसी मंसूबों का ऐलान कर दिया है, जिन पर वो 20 जनवरी 2025 से अमल दरामद शुरू करेंगे। ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के अज़्म भी दोहराया है, जिसमें वो पहले 4 सालों के दौरान लाखों अफराद को निकालने का इरादा रखते हैं। खास तौर पर वो अफराद जो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, उनके हवाले से ये सख्त पॉलिसी है, और उन्होंने पैदाइशी शरीयत ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करने की यकीन दहानी करा दी है। जनवरी 6 के हमले में सजा याफ्ता अफराद के लिए माफ़ी का ऐलान करते हुए उनकी कैद की सख्ती पर तनकीद की और कहा कि ट्रंप ने ये भी कहा कि टैक्स में कोई भी वुसअत नहीं देंगे। सेहत के शुबे में इस्लाहात और विफाकी जो कम अज़ कम उजरत में इजाफे पर भी गौर का इंदिया दे दिया, और ये कहा है कि भाई अब जो लोग गैर मुल्की तारकीन वतन जो होते थे, आकर रहते थे, और जब भी कोई बच्चे की बर्थ होती थी तो नेशनलिटी मिलती थी, तो उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऑपोजिशन काफ़ी एतराज़ कर रही है। बिल्कुल ऐसी अपोजिशन का एतराज बनता भी है, लेकिन ट्रंप यकीनी तौर पे उन्होंने अपने मुल्क को देखना है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई लोग हमें सुन रहे होंगे जिनके स्टेक्स होंगे, जिनकी फैमिलीज होंगी अमेरिका में, उनके लिए खबर बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन हमने जिस तरह यहाँ से अफगानियों को बेदखल किया था अपनी इकॉनमी को देख के, इसी तरह से ये उनका भी हक है, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और अगर वो तारिकीन वतन को वापस भेजेंगे तो फिर ये उनका हक बनता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप नाश्ते में क्या खाती हैं? नाश्ते में बहुत कुछ खाती हूँ, बहुत कुछ डिफरेंट नजर नहीं आता। वो तो वैसे ही नजर नहीं आता, क्योंकि मुझे उस तरह से कुछ चीज लगती नहीं है जिस हद से मैं खाती हूँ। और क्या आप पिज्जा वगैरह खाती है नाश्ते में? हाँ, नहीं पिज्जा तो नहीं खाती नाश्ते में। पिज्जा खाती थी आपने? हाँ कहा और फिर ना कहा। नहीं, नाश्ते में मैं अब पिज्जा नहीं खाती, वैसे नाश्ते में बहुत कुछ खाती हूँ, क्योंकि पिज्जा नाश्ते में खाना मतलब एक अजीब सी बात लगती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्या नाश्ते में आप पिज्जा खा सकते हैं? क्या ये सेहतमंद इंतखाब है? इस हवाले से एक रिसर्च हुई है। हालिया रिसर्च के मुताबिक पिज्जा नाश्ते में बहुत से मशहूर जो आपके अनाज हैं, बाकी आप अगर कोई गंदम लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, डेट्स लेते हैं, उसके मुकाबले में सेहतमंद इंतखाब हो सकता है। और ये जो अनाज के बरक्स पिज़्ज़े में प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन तवाज़न होता है, जो ज़्यादा देर तक पेट को भर के रखता है और आपको ज़्यादा तवानाई देता है और तवानाई फराम करता है। क्योंकि नाश्ते के हवाले से तो अहादीस मुबारक भी है कि नाश्ता आपको बादशाहों की तरह करना चाहिए, दिन का खाना आपको वजीरों की तरह खाना चाहिए, और शाम का खाना आपको फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। तो ये पिज़्ज़ा जो है ये बादशाहों की तरह है ना, आपका पेट भरा रहता है उससे। आप किसी भी वक्त पिज़्ज़ा खाए ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि 2-3 घंटे के लिए आपका पेट भर गया। आप सबके लिए पिज़्ज़ा ला रहे हैं नाश्ते में? हाँ, ले आता हूँ, वैसा ले आता हूँ, आप दिलवा दें, ले आता हूँ। ठीक है, तो जी अब जिस तरह के हसनैन ने कहा है कि पिज़्ज़ा सेहत के लिए अच्छा है, आप नाश्ते में खाएं, क्योंकि उमूमन जैसे कि मैंने भी कहा और मेरे जैसे बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि नाश्ते में इस तरह का अनहेल्दी फूड खाना शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि फास्ट फूड में आता है, और बहुत से लोग और हमारे बड़े भी बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए। बट अब ये बाकायदा रिसर्च हो चुकी है कि आप नाश्ते में पिज़्ज़ा खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी खबर थी, इंटरेस्टिंग भी थी, इससे पहले मुझे नहीं पता था, शायद आपको भी नहीं पता होगा। अब इसको अनहेल्दी नहीं कहना, अनहेल्दी अब मैं नहीं कहूँगी, अब मैं खाऊंगी बाकायदा तौर पर, क्योंकि कल हसनैन लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरानकुन खबर देते हैं कि कम उम्र साइंसदान की हैरत अंगेज इजाद हुई है। अमेरिका के 14 साला नौजवान को अमेरिका का बेहतरीन नौजवान साइंसदान करार दे दिया गया है, जिसने बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। फलों और सब्जियों पर मौजूद कीड़े मार अद्वियात का पता लगाने वाला आला इजाद कर लिया। ये आला सार्फिन को नुकसानदेह केमिकल्स की शनाख्त करने में मदद देता है, जिससे महफूज खुराक को यकीनी बनाया जा सकता है। क्या बात है जी, 14 साल के साइंसदान अमेरिका के कामयाब तरीन साइंसदान बन गए।
14 साल की कोई हमने 12 साल की कल भी एक स्टोरी की थी। हाँ, exactly. वो फिर हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद थी जिन्होंने 12 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कारनामे Novels लिखे किए। थे। और अब ये 14 साल की स्टोरी हमारे पास अमेरिका से आई है। तो यंग जो लड़के हैं, यंग जो कम्युनिटी है, यंग नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा यंग इनको आप कह सकते हैं, नौजवान कह सकते हैं, जो कि 12-13 साल के टीनेजर्स आप इनको कह सकते हैं, उनकी जानिब से इस तरह की मेहनत बड़ी और हौसला लगन। अफजाएं, और ये आपको मुस्तकबिल की डायरेक्शन बताती हैं। मुस्तकबिल में आपकी मुस्तकबिल की नस्ल कितनी ज़्यादा तेज़ होगी, ऐसा ही है। कितना ज़्यादा वो एफिशिएंट होंगे अपने काम के हवाले से, और कितने तेज़ होंगे, ये इन स्टोरी से हमें इसका अंदाजा और हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है ना कि नौजवान हैं, नौजवान इस तरह के काम कर रहे हैं, जिस तरह की यंग जनरेशन इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो जब इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे सामने आती है तो यकीनी तौर पर बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है कि वो भी ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 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 बढ़ लेते हैं, रोबोट चलें की जी, बनाई आगे आप बढ़ेगी, हमें बढ़ूं चले जी। अच्छा जी, रिवॉर्ड की बनाई पेंटिंग $1 मिलियन में उसकी नीलामी हुई है। आप वैसे सोच सकती थी कि रिवॉर्ड की बनाई हुई पेंटिंग की $1 मिलियन में नीलामी सोचा होगी? भी नहीं जा सकता रोबोट कैसे बनाएगा और फिर उसकी नीलामी भी इतने ज्यादा पैसों में। बिल्कुल ऐसी है। अब एक तो जो पेंटिंग होती है वो एक तख्लीक करदा काम होता है एक पेंटर का, लेकिन एक रिबोट की पहली तख्लीक करदा पेंटिंग नीलामी में $1 मिलियन में फरोख्त हुई। इस पेंटिंग की तख्लीक में रिबोट ने ना सिर्फ अपनी जो अलगोरिदमी सलाहियतें हैं उसको उजागर किया, बल्कि इंसानी जज्बात की भी अक्कासी की, और उसके पहलू भी उसमें शामिल किए। और दुनिया ने देखा है कि उसमें दुनिया भर की आर्ट के शायकीन की तवज्जो भी हासिल की, और माहिरीन का कहना है कि ये पेंटिंग टेक्नोलॉजी और तख्लीकी इजहार के दरमियान एक नया ताल्लुक कायम करती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग गज़ल ऐसे होते हैं, बहुत सारी फुप्पो होती हैं, बहुत सारे मामू होते हैं ऐसे जो कि आर्ट के तस्वुर को चैलेंज करने वाला उसको एकदम समझते हैं कि ये जो आर्टिस्ट है उसके लिए जो है ये जो AI का मतलब सिस्टम आ सवाल गया, ये है ना कि रिपोर्टिंग का मतलब एक सिस्टम आ आम गया। इंसान की इतनी मेहनत लगन की बनाई हुई पेंटिंग और आप एक रोबोट को, क्या हम दोनों को बराबर समझा जा सकता है? देखें, ये भी एक अगर सवाल है। उसकी पेंटिंग $1 मिलियन में फरोख्त हुई है तो मतलब उसमें तो कुछ था। खरीदने वाले ने तो कुछ दे के खरीदी होगी, और वो जो $1 मिलियन में खरीदी होगी उसके पास कोई इस तरह की 10, 20, 40, 50, 100 पेंटिंग्स मौजूद होंगी। उसको पेंटिंग में शौक होगा, तो कोई ना कोई तो यूनिकनेस हुई होगी कि $1 मिलियन में उसने पेंटिंग खरीदी। लेकिन अब इससे सवाल अब ये भी कुछ हलकों में उठ रहा है कि भाई आप एक इंसान की बनाई हुई पेंटिंग और रोबोट की बनाई हुई पेंटिंग ये तो होता है ना, किस तरह जब भी कोई जिद्दत आती है, टीवी आता है हराम करा दिया जाता है, सोशल मीडिया आता है हराम करा दिया जाता है। मुझे आपने हराम की बात की ना, वो हमारा सेगमेंट याद आ गया। एग्जैक्टली। तो ये दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह की कम्युनिटीज मौजूद है। जब भी कोई जिद्दत आती है एकदम से वो उनको दूसरों की, हालांकि ये जिन लोगों ने तहफुजात का इजहार किया होगा उनको शायद पेंट से कोई शगफ नहीं होगा, पेंट से उनकी कोई शनासाई नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पेंटर्स की हमदर्दी में इतना बड़ा बयान जारी कर दिया कि पेंटर्स का क्या होगा अगर आपने अब रिपोर्ट से ही पेंटिंग बनवानी है तो। सही, बस ये हो सकता है कि आप सबक हासिल कर लें, मजीद आप ये है कि आइडियाज़ ले लें और मजीद अपने आप को भी बेहतर कर लें, बजाय इसके कि उसको नेगेटिव सेंस में लेके उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना। तो आगे बढ़ते हैं, एलॉन मस्क के हवाले से बात करते हैं। एक और पेशगोई कर दी है, बात करनी है, मैंने नहीं करनी, आपने मैं नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है एक AI के हवाले से। एलॉन मस्क का कहना है कि मसनूई ज़हानत जल्द ही डॉक्टर्स और वुकला के शोबों को भी पीछे छोड़ देगी। उनका ये ख्याल है कि AI का इस्तेमाल सेहत और कानून जैसे अहम शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकता है। उनके मुताबिक AI निज़ाम तेज़ी से ऐसे फैसले करने की सलाहियत कर रहा है जो माहिरीन की महारत और तजुर्बे पर मबनी होते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि AI के इस्तेमाल से इन शोबों में इंसानी स्किल्स की ज़रूरत कम हो सकती है, नो डाउट, जिसके माशी और अखलाकी पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी होगा। और मस्क ने यह भी कहा कि इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि AI की तरक्की को अखलाकी हुदूद में रखना इंतहाई अहम है ताकि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वैसे हसनैन, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जिस तरह हम रोज़ाना बात करते हैं AI हर जगह पर आ चुके हैं, तो इंसानी जो स्किल्स हैं वो किसी हद तक वो मुतासिर होंगी। देखिए, डॉक्टर्स और वुकला की उन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि AI में डॉक्टर्स को ज़्यादा आना चाहिए, AI डॉक्टर्स को। उसकी वजह ये है कि, लेकिन एलन मस्क को पहले ये बताना होगा कि जो हमारे AI डॉक्टर्स होंगे वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, वो रात को अपने क्लिनिक में काम नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में दिल लगा के काम करेंगे। जितनी हम उनको तनख्वाह देंगे या जितनी उनको चार्जिंग देंगे वो अवाम की खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का होता ये है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के सबको रेफर करते रहते हैं कि शाम को आपने 5 बजे आ जाना है मेरे पास, वहाँ पे आपका मैं भरपूर इलाज करूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि AI की टेक्नोलॉजी के बाद AI के डॉक्टर्स इस तरह के बिल्कुल नहीं होंगे जिस तरह के हमारे रवायती डॉक्टर्स हैं। ख़वातीन उज़ात, आज की शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आपको कुछ पूरे पाकिस्तान की सैर भी करवाएंगे। इस हवाले से आपको टीजर छोड़े जाते हैं। स्टे विद अस।